हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में लीज का चैप्टर चालू कर दिया था, IFRS 16, और हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ना चालू किए थे। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले लेसी की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन पे ज़्यादा नहीं लेके गया, तो हमने डायरेक्टली अकाउंटिंग पार्ट हिट किया था। लेसी की अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया सबसे पहले कि लीज लाइबिलिटी कैसे निकालोगे, क्योंकि सबसे मेन टॉपिक होता है लीज लाइबिलिटी निकालना। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि लीज टर्म कितना है। लीज टर्म्स में कुछ पॉइंट थे। लीज टर्म में था कि एक तो नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म आपको सबसे पहले पकड़ना है, तो जिसमें कोई कैंसिल नहीं हो सकी लीज, तो वो पॉइंट लेंगे। फिर अगर कैंसिलेबल पीरियड है तो उसको तभी लेना है जब हम लोग उसको, हमें लगता है कि हम लोग उस टाइम भी लीज में रहेंगे, है ना, हम लोग उसको कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है। और तीसरा रिन्यूअल पीरियड। रिन्यूअल पीरियड को कब लेना है? जब हम लोगों को लगता है, लेसी को लगता है कि वो रिन्यू कराएगा लीज को, तो उस रिन्यूअल पीरियड को भी ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा लीज टर्म आपका। इस लीज टर्म में आपको चेक करना है कि लीज रेंटल फिक्स कितने हैं। वेरिएबल आपको देखना है कि इंडेक्स के बेसिस पे जो वेरिएबल होगा वही आप वेरिएबल लोगे। अगर बाकी कोई दूसरा पेमेंट है तो उसे वेरिएबल इस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बोलोगे और उसको लीज लाइबिलिटी में कैलकुलेट नहीं करना है। तो वो कहाँ जाएगा? जब भी इनकर्ड होगा वो P&L में जाएगा। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, इसका मतलब कि हम लोग लेसर को गारंटी दे रहे हैं, लेसी लेसर को गारंटी दे रहा है कि अगर वैल्यू इस असेट से इतनी गिर गई तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ये बेसिकली एक तरीके से लॉस है। ठीक है ना, जो असेट्स में ज़्यादा इम्पेयरमेंट हो गया उसकी वैल्यू आप कंपनसेशन कर रहे हो एक तरीके से। परचेज ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि असेट्स आप लेसी लास्ट में असेट्स को परचेज कर लेगा, ठीक है, और ऑप्शन मिला हुआ है उसके अंदर, है ना, लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑप्शन है, एग्रीमेंट के अंदर ऑप्शन है, और परचेज कर लेगा लेसी को लगता है, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। पेनल्टीज को भी इंक्लूड करना है अगर अवेलेबल है तो, और हमें एस्टिमेट है कि पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। बेसिकली ये सब चीज़ें जो है, ये सब फिक्स पेमेंट के अलावा सारी चीज़ें एस्टिमेट पे काम करती है। लीज लाइबिलिटी निकाल लेना। प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय आपको पीवी फैक्टर चाहिएगा। पीवी फैक्टर आप चेक करोगे कि कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में कोई इंटरेस्ट रेट है क्या, तो उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट रेट। अगर वो है तो ठीक है, वरना फिर हम चेक करेंगे कि लेसी अगर मार्केट में जाए ऐसी एसेट्स को बोरो करने के लिए, ठीक है ना, ऐसी एसेट्स पे लोन लेता है तो वो लोन कितने का पड़ेगा। तो आप सिंपल कह सकते हो, बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात चल रही है। क्लियर। फिर हम राइट टू यूज द असेट्स एंट्री डालेंगे टू लीज लाइबिलिटी। नॉर्मली अमाउंट सेम रहता है बट कभी कभार अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि राइट टू यूज ऑफ असेट्स में जब हम लोग लेंगे तो सबसे पहले लीज लाइबिलिटी, ये वाला अमाउंट आ जाएगा लीज लाइबिलिटी का, प्रेजेंट वैल्यू जो है यहाँ पे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड होगी। कोई डाउन पेमेंट है, बिगनिंग में हमने पेमेंट किया तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। इंसेंटिव मिल रहा है तो वो लेस कर देंगे। प्रोविजन फॉर जो डीकमिशनिंग असेट्स की होगी, ठीक है, उसका जो कोई प्रोविजन है तो हम उसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे। इसको लाइबिलिटी में नहीं लेते हैं, लीज लाइबिलिटी में, बट इसका अलग से प्रोविजन बना है तो इसलिए इसको असेट्स की वैल्यू में तो ऐड करेंगे ही करेंगे। IAS 16 में भी वो असेट्स की वैल्यू में ही ऐड होता था, अगर आपको याद हो तो। फिर हम लोग लीज टर्म हमने पढ़ी लिया। लीज टर्म मतलब क्या है, जैसे लाइबिलिटी पे डिस्कशन किया या फिर लीज टर्म पे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमें फाइनेंस कॉस्ट बुक करनी है। फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। ये फाइनेंस कॉस्ट P&L में चली जाएगी, मतलब ये ईयर एंड की बात चल रही है। और लीज लाइबिलिटी टू कैश, ये हम अमाउंट पे कर देंगे। और राइट टू यूज द असेट्स भी कम होता रहेगा क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू राइट टू यूज द असेट्स। क्या सर हमसे जनरल एंट्री पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, हमेशा जनरल एंट्री के लिए तैयार रहो। आपने देखा है कि हमने इतने सारे चैप्टर पढ़े, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अब हम लीज पढ़ रहे हैं। जनरल एंट्री काम आती है पक्का, ठीक है। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली आपसे रेक्टिफिकेशन पूछ लेता है तो भी आपको जनरल एंट्री पता होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? अगर आपको देखो लगता है कि असेट्स के आप लास्ट में ओनर ही बन जाओगे, ठीक है ना, आपको स्टार्टिंग में ही आपने तय कर लिया कि मैं तो इस असेट्स को खरीदूंगा, ठीक है ना, ऑप्शन भी है उसके अंदर और परचेज ऑप्शन है, तो फिर आप असेट्स पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? उसकी यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ पे, यूजफुल लाइफ पे, बेसिकली यूजफुल
लाइफ पे बात कर लो, ठीक है ना, यूजफुल लाइफ पे डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि आप असेट्स परचेज नहीं करोगे तो जितना भी लीज टर्म है उस पर आप डेप्रिसिएशन निकालोगे। ऑब्वियसली लीज टर्म का पीरियड कम होगा, असेट्स की यूजफुल लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर ओनरशिप ऑफ द असेट्स ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म तो डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे होगा, असेट्स की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे। अदरवाइज नॉर्मली डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, लीज टर्म पे। हाँ, अगर यूजफुल लाइफ ही कम है तो फिर हम दोनों में से शॉर्टर पीरियड लेंगे, बट ऐसे कभी होगा नहीं, ठीक है। मतलब जैसे असेट्स की लाइफ सपोज 10 साल है, लेकिन आपको असेट्स मिली लीज पे 3 साल के लिए और आपका कोई रिन्यू वगैरह कराने का कोई विचार नहीं है, आप परचेज भी नहीं करोगे, तो आप डेप्रिसिएशन कितने साल में लगाओगे, 3 सालों में लगाओगे, ठीक है। क्योंकि आपके लिए जो राइट टू यूज द असेट्स है वो केवल 3 साल के लिए ही लाइफ है आपके लिए, क्लियर। बट अगर आपको लगता है कि असेट्स आप परचेज ही कर लोगे स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना, आप असेट्स पे डेप्रिसिएशन कितने के हिसाब से लगाओगे, 10 साल के हिसाब से लगाओगे। तो नॉर्मल बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं क्योंकि थ्योरी बहुत हो गई है, 1 घंटे का पूरा लेक्चर पिछली बार थ्योरी ही बन गया था, तो अब अपन प्रैक्टिकल पे आते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन F7 में था, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी है SBR के अंदर। On 1st January 2001, Dynamic enter into a 2-year lease for a lorry. लॉरी मतलब सिंपल कोई गाड़ी है, व्हीकल है। The contract contain an option to extend the lease term for a further year. The contract contain an option to extend the lease term for a further year. Dynamic believe that it is reasonably certain to exercise this option. Lorry has a useful life of 10 years. लॉरी की लाइफ 10 साल है, लेकिन लीज टर्म कितना होगा, मैं आपसे पूछूं लीज टर्म कितना होगा तो बताओ कितना होगा, 3 साल। कैसे, देखो 2 साल तो इसने असेट्स को लीज पे लिया है नॉर्मली, ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन है कि आप 1 साल फॉर अ फर्दर ईयर, ए मतलब 1 साल के लिए और आप उस असेट्स को लीज पे ले सकते हो। लेसी के पास ऑप्शन है। ये डायनेमिक कौन है, लेसी। और डायनेमिक जो है लेसी बिलीव करता है कि ये रीजनेबली सर्टेन है, ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा, तो इसलिए कितना हो गया लीज टर्म पूरा 3 साल। लीज पेमेंट आर 10,000 पर ईयर फॉर द इनिशियल टर्म एंड 15,000 पर ईयर फॉर द ऑप्शन पीरियड। क्या मतलब है, बोल रहा है कि ऑप्शन पीरियड में तो लीज टर्म, लीज रेंटल जो है वो है 15,000। ऑप्शन पीरियड कौन सा था, लास्ट का जो 1 साल है उसमें तो 15,000 है, और स्टार्टिंग में लीज पेमेंट कितना है, 10,000 पर ईयर, ठीक है ना। ये जो स्टार्टिंग के 2 साल है उसमें कितना है लीज पेमेंट, 10,000 पर एनम। ऑल द पेमेंट आर ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। हर पेमेंट जो है एंड ऑफ द ईयर पे ड्यू हो रहा है। टू ऑब्टेन द लीज डायनेमिक इनकर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 3,000, द लेसर इमीडिएटली रिम्बर्स 1,000 ऑफ दीज कॉस्ट। Interest rate within the lease is not readily determinable. Dynamic incremental rate of borrowing is 5%. बोल रहा है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो और इसकी खुद की अगर ये मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करे, मार्केट में अगर ये लोन लेने जाए तो 5% इसको ब्याज पे लोन मिलेगा। कैलकुलेट द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज लाइबिलिटी एंड द राइट टू यूज असेट्स and provide the double entries needed to record these amount in the dynamic financial record। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन फॉलोज ऑन द प्रीवियस TU रिक्वायर्ड। आपको सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताना है 31 दिसंबर 2001 का। बेसिकली ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपस में लिंक है, ठीक है ना। यहाँ पे तो इनिशियल पूछ रहा है और यहाँ पे सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट पूछ रहा है, तो मैंने इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ रख दिया। अपन पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन की पिक्चर बना के समझते हैं कि क्या क्या रहा है। कितने साल हैं क्वेश्चन में, 1, 2 और 3, ठीक है। लीज पेमेंट कितना है, पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 10,000, तीसरे साल में 15,000, यही है, ठीक है ना। ऑप्शन पीरियड में भी 15,000 है। इंटरेस्ट रेट कितना है, पी फैक्टर मतलब 5%,
ओके, पीवी फैक्टर कितना है, 5% है। अब सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग निकालेंगे लीज लायबिलिटी। हमने जितना भी पढ़ा अभी तक उसको यहां पे हम रिवाइज भी कर लेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लीज लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी देख लेते हैं। 10,000, 10,000, 15,000, पी फैक्टर कितना है, 5%। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 0.952, 0.907, 0.864। ठीक है, ये 8638 था तो मैंने इसको 0.864 कर दिया। अब देखो ये ना आप 3 डिजिट में राउंड ऑफ करो, 2 डिजिट में राउंड ऑफ करो, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको लेके कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम कितने डिजिट में राउंड ऑफ करें। पीवी फैक्टर जो है नॉर्मली 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ोगे तो उसमें भी नॉर्मली हम 3 डिजिट में ही राउंड ऑफ करते हैं। ऑब्वियसली आप चाहो तो ऐसे नहीं निकालना चाहते तो कैसे निकाल सकते हो, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.05, फिर 10,000 डिवाइडेड बाय 1.05 का स्क्वायर, और 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000 डिवाइडेड बाय 1.05 का क्यूब। आंसर थोड़ा सा राउंड ऑफ में डिफरेंस आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। 9520 प्लस 9070 प्लस 12,960, तो 31,550 आपकी वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी आ गई। फिक्स्ड लीज रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया, 31,550। क्या क्वेश्चन में वेरिएबल लीज पेमेंट, ऑप्शन टू परचेज द असेट्स, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, पेनल्टीज, ये सब गिवन है क्या? नहीं। गिवन हो सकती है कि एग्जाम में हो सकती है, बट अभी तक आया नहीं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अगर होगी तो ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। फिर आते हैं नेक्स्ट में राइट टू यूज द असेट्स। राइट टू यूज द असेट्स में सबसे पहले तो लीज लायबिलिटी 31,550 आ गई एज इट इज। क्या इसके अलावा कुछ और भी खर्चे हैं? जैसे हैं, देखो डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लग रही है, 3,000 की। ये कुछ इंस्टॉलेशन की कॉस्ट होगी, लेकिन कुछ इंसेंटिव भी मिल गया। इंसेंटिव कितना मिल गया? इंसेंटिव जो है लेसर इमीडिएटली रिम्बर्स 1,000 ऑफ दीज कॉस्ट, ये इंसेंटिव मिल गया। इसके अलावा कोई डी कमीशनिंग है ना, लास्ट में कोई डिसमेंटल वगैरह करने का खर्चा है एसेट्स का? नहीं है, तो उसका प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर होता तो कर लेते वो भी। तो ये 2,000 प्लस हो जाएगा, 31,550 प्लस 2,000 प्लस कर दिया तो 33,550 आ गया। तो ये रऊ असेट्स की वैल्यू आ गई है। हमसे तो क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी है, तो हम लोग जनरल एंट्री पास कर देते हैं। क्या एंट्री पास करोगे बताओ? राइट टू यूज द असेट्स अकाउंट डेबिट, कितने से? 33,550 से। टू लीज लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी कितने की? 31,550 की। और टू कैश 2,000 का। ये देखो, ये 2,000 मैंने नेट कर दिया, 3,000 माइनस 1,000, 2,000 नेट कर दिया। आप चाहो तो बड़ी एंट्री पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेटिवली राइट टू यूज द असेट्स अकाउंट डेबिट 31,550 से, टू लीज लायबिलिटी 31,550। ठीक है, पहले तो ये एंट्री पास कर लो। फिर राइट टू यूज द असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 से एंट्री पास कर लो। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू राइट टू यूज द असेट्स 1,000 से एंट्री पास कर लो। ठीक है, ये स्मार्ट काम है, ये थोड़ा सा लेंदी काम है। आपको जो पसंद आए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कोई
भाई आप प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट हो, बिल्कुल लास्ट में आ गए हो, है ना, ठीक है, अब क्या बचा है, अब आप कुछ टाइम बाद ACCA बन जाओगे, ठीक है, कुछ महीने बचे हैं ACCA बनने में, तो फिर ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है ज़्यादा। चलो अब अपन आते हैं, अब क्या काम करेंगे सर, जन एंट्री पास कर दी, अब क्या करें। अब देखो, अब आप आओ अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पे। क्योंकि याद है ये तो इनिशियल हो गया काम अपना, ये कब हुआ, इनिशियल, ठीक है, इनिशियली ये एंट्री पास कर ली। अब सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट भी तो समझना है ना, तो सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट के लिए अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। कितना लीज तो हमें 3 साल, तो ईयर 1 2 3, ओपनिंग बैलेंस, फाइनेंस कॉस्ट, पेमेंट, लीज पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है आपने लीज लाइबिलिटी कितने की दिखा रखी है, 31,550 की, ठीक है भाई, लाइबिलिटी की बात चल रही है, असेट्स नहीं। ये बेसिकली लाइबिलिटी से रिलेटेड शेड्यूल होता है, इसमें आप ब्याज बुक करते हो, तो ब्याज जो आपने पे कर दिया 2,000 उस पर थोड़े आप बुक करोगे, अब तो ब्याज जो बैलेंस है उस पर तो बुक करोगे ना, समझे। तो 31,550 यही लेना है, इसका 5% ईयर के एंड में आप ब्याज ड्यू करोगे, 1578। पे कितना कर दोगे आप, किस्त कितने की जा रही है, 10,000 की। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 31,550 प्लस 1578 माइनस 10,000, 23,128, यही ओपनिंग बैलेंस हो गया। क्या ऐसा काम अपन ने और भी कहीं किया है, करते हैं अपन लोग अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, अपन ने फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फाइनेंशियल असेट्स में भी बनाया, जब अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाते थे अपन, डेट की अकाउंटिंग जब अपन ने पढ़ी, ठीक है। 1156 फिर 10,000 पे कर दिया, 23,128 प्लस 1156 माइनस 10,000, तो 14,284, 14,284। अब पेमेंट, अब देखो ये लास्ट ईयर में क्या करे करो, जो डिफरेंस है ना उसको फाइनेंस कॉस्ट में डाल दे करो, क्योंकि पे तो आपको फिक्स है 15,000 करना है, लास्ट ईयर का पेमेंट कितना था, 15,000 का, ठीक है। तो 15,000 इधर दिखा दो और यहाँ पे डिफरेंस दिखा दो, वरना क्या राउंड ऑफ में डिफरेंस आता है थोड़ा सा। आप क्या जब इसका 5% करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जैसे 14,284 का 5% किया तो 714.2 आया, बट ये एग्जैक्ट अमाउंट आप 716 डाल दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अच्छा, ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बन गया। अगर अब आप बोलो तो अपन क्या करें, अब अपन इसकी एंट्रीज पास करेंगे सब्सिक्वेंट ईयर की, बताओ कर दें क्या, कि सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट क्या होगा। भाई ईयर के एंड पे आ गए बेसिकली अपन, अब कौन से ईयर के एंड में आ गए, फर्स्ट ईयर के एंड में आ गए। तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में तो हमने ये एंट्री पास कर दी, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या एंट्री पास करेंगे, इस फाइनेंस कॉस्ट को हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है ना। मतलब मैं इस, ये जो अपन ने इस तरीके से किया, अब अपन इसकी क्या है, जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। जनरल एंट्री कैसे बनेगी, फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, ये एक तरीके से हमने इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया, ठीक है। कितना इंटरेस्ट पहले साल में ड्यू हुआ, 1578 का, और फिर हम लोग लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक एंट्री पास कर देंगे, कितने से, 10,000 से, ठीक है। ये भी फर्स्ट ईयर के एंड की एंट्री हो गई। इसके अलावा क्या एंट्री पास करेंगे, इसी फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू राइट टू यूज द असेट्स अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, असेट्स की कॉस्ट कितनी है, असेट्स की कॉस्ट है अपनी बुक्स में 33,550, देखो ये रही, तो 33,550 डिवाइडेड बाय 3 साल। अब देखो एक चीज समझो इस चीज में, क्वेश्चन में, इस लॉरी की यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल, ठीक है, यूजफुल लाइफ 10 साल है।
बट आपका लीज टर्म कितना है, 3 साल, और कोई परचेज ऑप्शन है ही नहीं, परचेज की बात ही नहीं चल रही है। तो आपके लिए तो असेट्स कितने साल तक आप यूज करोगे, 3 साल तक। तो आप इस असेट्स पर डेप्रिसिएशन कितने के हिसाब से लगाओगे, 3 साल के हिसाब से लगाओगे। समझ गए बात को? बिल्कुल सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं। 11,183। फिर हम लोग P&L में डालेंगे। P&L में क्या क्या डालेंगे, एक तो फाइनेंस कॉस्ट को P&L में डाल देंगे, ये फर्स्ट ईयर का एंड ही चल रहा है अभी, और एक डेप्रिसिएशन भी P&L में चला जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट P&L में कितनी चली जाएगी, 1578। डेप्रिसिएशन P&L में कितना चला जाएगा, डेप्रिसिएशन 11,183। 1578 प्लस 1183 ये हो जाएगा 12,761। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा डिटेल में अच्छे से कर रहे हैं सॉल्व, है ना। जितना बुक्स में नहीं है उससे भी ज्यादा कोशिश करेंगे, पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। P&L बनाओगे फर्स्ट ईयर का, तो आपके P&L में क्या क्या आएगा। P&L में एक तो फाइनेंस कॉस्ट आएगी। फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, ब्याज, 1578। और डेप्रिसिएशन, अच्छा वैसे पहले डेप्रिसिएशन आता है कि पहले फाइनेंस कॉस्ट आती है, पहले डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन तो आपको पता है कि EBIT जब अपन निकालते हैं तो उससे पहले ही लेस हो जाता है। आपको एक याद होगा कॉन्सेप्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एक ऐसे भी लिखते हैं ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। EBIT तो आप जानते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें से क्या लेस करते हैं, बेसिकली डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लेस होता है, फिर इसके बाद आता है EBIT। ठीक है, ऐसा होता है। चलो अब अपन देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अच्छा पहले तो असेट्स की बात कर लेते हैं। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स में राइट टू यूज द असेट्स अकाउंट कितने से आएगा बताओ। राइट टू यूज द असेट्स अकाउंट हमने कितना दिखा रखा था, 33,550। तो 33,550 में से एक साल का डेप्रिसिएशन भी तो चला गया। डेप्रिसिएशन कितना चला गया, डेप्रिसिएशन चला गया 11,183। तो 22,367 राइट टू यूज द असेट्स आ गया। और लायबिलिटी की बात करो, ठीक है, इधर लिख देता हूं कंटिन्यूएशन में ही, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। करंट और नॉन करंट लायबिलिटी के लिए आपको ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल देखना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के एंड में बताओ टोटल लायबिलिटी कितनी है, फर्स्ट ईयर के एंड में सोच देख के बताओ ढंग से टोटल लायबिलिटी कितनी है। टोटल लायबिलिटी है 23,128। 23,128 टोटल लायबिलिटी है। उसमें से करंट और नॉन करंट लायबिलिटी अलग अलग करो, कितनी होगी करंट और कितनी नॉन करंट है। करंट क्या होती है, जो एक साल में पे कर देंगे, और नॉन करंट जो एक साल में पे नहीं हुई है। तो आप देखो 23,128 में से 14,284 तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है, क्योंकि ये पे नहीं हो रही है, ठीक है ना। और बाकी जो डिफरेंस है वो करंट लायबिलिटी हो गई, ठीक है, जो पे कर दी हमने। तो 23,128 माइनस 14,284, तो 8844 तो वही करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी 14,284, और टोटल ये लायबिलिटी मिला के कितनी हो जाएगी 23,128। ठीक है। अच्छा एक चीज और, एक चीज आपने गौर करी होगी कि असेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस बराबर नहीं आएगा, ठीक है। असेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस बराबर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो दो बातें हैं, एक तो आपने असेट्स स्टार्टिंग में ही क्या है ज्यादा लिखी थी, जैसे यहां पे ज्यादा लिखी थी, लायबिलिटी कम आई थी, है ना, 31,550 की आई थी। एक तो ये रीजन है सबसे बड़ा। अच्छा अगर ये मान लो कि टू कैश नहीं होता यहां पे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू बराबर भी हो सकती थी, हो सकती है ना, अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट और ये इंसेंटिव वगैरह जो अपन ने निकाला
ये सब ना हो तो ये वैल्यू बराबर हो जाती, ठीक है ना। बट फिर भी ईयर एंड पे वैल्यू बराबर नहीं आएगी। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि आप असेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगाते हो वो नॉर्मली आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लगाने से वैल्यू चेंज हो रही है असेट्स पे। और लाइबिलिटी के अंदर क्या हो रहा है? लाइबिलिटी के अंदर आप फाइनेंस कॉस्ट को बुक करके आप लीज पेमेंट लेस कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स जो आप पे कर रहे हो वो लेस कर रहे हो, तो इसलिए चेंज हो जाएगी फिगर। आई बात समझ में? तो वैल्यूज बराबर नॉर्मली नहीं आती है, ठीक है। ये रीजन होता है इसके पीछे। बट ठीक है, आपसे इतना पूछेगा नहीं क्यों वैल्यू बराबर नहीं आई, क्यों वैल्यू बराबर आई, बट एक एनालिटिकल इशू है, अपन चीजें एनालाइज कर रहे हैं तो अपन को सब चीजें पता होनी चाहिए। हम जब स्टार्टिंग में देख रहे थे इस पूरे स्टैंडर्ड को, तब हम भी ये चीजें सोचते थे, तो हमें लगता है जो हम चीजें सोचते थे वो स्टूडेंट भी सोच सकता है, तो इसलिए हम स्टूडेंट को ये चीजें आंसर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या मांगा था आपसे? क्वेश्चन में मांगा था सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी मांगा था 31 दिसंबर 2001 का, तो फर्स्ट ईयर का हमने ट्रीटमेंट भी बता दिया एंड का। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं लेजर बनाना चाहूंगा। लेजर बनाने से थोड़ी सी और क्लियरिटी होगी आपको। राइट टू यू, एक तो लीज लाइबिलिटी का, और एक राइट टू यूज असेट्स का। दो चीजों का मैं आपको लेजर भी बना के दिखाना चाहूंगा। चलो, सबसे पहले एंट्री क्या पास करी आपने? आपने एंट्री पास करी, चलो अब की बार मैं डेट भी लिख देता हूं आपको ना, 1 जनवरी 2001 को बाय राइट टू यूज द असेट्स अकाउंट, ठीक है। क्या एंट्री, कितने से एंट्री पास करी आपने? यहां पे एंट्री पास हुई है 31,550 से, और 1 जनवरी 2001 को पहले तो टू लीज लाइबिलिटी लिख देते हैं। लीज लाइबिलिटी 31,550 और टू कैश नेट अमाउंट लिख देता हूं कितना? 2000 का, ठीक है। ईयर एंड आया, ईयर एंड आया तो आपने फाइनेंस कॉस्ट भी बुक करी। क्या आपने 31,550 का 5% 1578 बुक करी थी फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। फिर 31 दिसंबर को ही आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करी, तो टू कैश कितना? 10,000 की किस्त पे करी, और 31 दिसंबर 2001 को ही आपका बैलेंस भी आ गया। बैलेंस कैसे निकला? 31,550 प्लस 1578 माइनस 10,000, 23,128, 23,128, ठीक है। 1 जनवरी 2002 को ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, राइट। 23,128। असेट्स पे आते हैं। असेट्स में 31 दिसंबर, अच्छा ये तो एक ही डेट पे है ना, ये डेट गलत डाल दी मैंने। 1 जनवरी 2001 को इनिशियली हमने इंस्टॉलेशन कॉस्ट और इंसेंटिव लेस करके 3,000 माइनस 1,000 एंट्री पास कर दी। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लग गया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो 31,550 प्लस 2,000 डिवाइडेड बाय 3, 11,183, यही आ रहा था डेप्रिसिएशन आपका। यही आ रहा था डेप्रिसिएशन। और 31 दिसंबर 2001 को ही आपका बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 22,367। देखो इधर, क्या असेट्स और लाइबिलिटी का बैलेंस अलग अलग है क्या? बिल्कुल है। लाइबिलिटी का बैलेंस अलग आ रहा है, असेट्स का बैलेंस अलग आ रहा है। तो मैंने आपको बताया इसके पीछे
एक तो डेप्रिसिएशन रीजन है और दूसरा रीजन यहाँ पे क्या है, दूसरा रीजन हमने स्टार्टिंग में असेट्स और लाइबिलिटी अलग अलग बुक कर रखी है। जैसे असेट्स आपने 33,550 से बुक करी थी और लाइबिलिटी आपने 31,550 से बुक करी थी। एक तो ये रीजन है और दूसरा डेप्रिसिएशन रीजन है। अगर ये दोनों सेम भी होता तो भी आंसर आपका लास्ट में सेम नहीं आता। बैलेंस दोनों का लास्ट में सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? स्टार्टिंग में भले ही सेम है लेकिन लास्ट में सेम क्यों नहीं है? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है या फिर कोई सा ही मेथड है, तो असेट्स को आप डेप्रिशिएट अलग करते हो और लाइबिलिटी पे आप फाइनेंस कॉस्ट अलग निकालते हो, इसलिए। फिर 1 जनवरी 2002 को ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो आप असेट्स पे, कितने का? 22,367 का। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसको पूरा, क्या मैं 3 साल कंप्लीट कर सकता हूं? मैं बिल्कुल 3 साल कंप्लीट कर सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बाय फाइनेंस कॉस्ट 23,128 का 5%, 1156। क्या अब की बार जब मेरे को लेजर बनाना है तो मैं क्या वो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मुझे देखना पड़ रहा है? नहीं। ठीक है, अगर आपकी लेजर पे कमांड अच्छी है तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और कई लोगों को लेजर वगैरह थोड़ा कम समझ में आता है तो फिर वो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से भी कर सकते हैं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपके लिए नई चीज नहीं है, बहुत पहले से आप बनाते आ रहे हो। ठीक है ना, मैंने दोनों से आपको बताने की कोशिश किया। बुक में कभी भी लेजर नहीं बनाते ये लोग। ठीक है, ये आ जाएगा 1 जनवरी 2003 का बैलेंस बाय बैलेंस पीडी। अब लाइबिलिटी कितने की बच गई? 14,284। ठीक है, असेट्स पे आप डेप्रिसिएशन लगा दो बाय डेप्रिसिएशन, कितने का? 11,183 का। और 31 दिसंबर 2002 को आप बाय बैलेंस सीडी भी लिख दो। सेम अमाउंट आएगा अनलेस कि कोई राउंड ऑफ में डिफरेंस ना हो। 11,184। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 जनवरी 2003 का टू बैलेंस बीडी 11,184। ठीक है, अच्छा, फिर वापस से लीज लाइबिलिटी खाते पे आ जाओ। बाय फाइनेंस कॉस्ट मैं यहां पे टू कैश लिख देता हूं 15,000 पहले, क्योंकि जो मेरे को ईयर एंड पे करना है। तो इसका और इसका डिफरेंस निकाल के फाइनेंस कॉस्ट डाल देता हूं। तो 716 की फाइनेंस कॉस्ट आ गई। आप देखो पहले 716 की आ रही थी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में ही फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, और ये अमाउंट यहाँ पे ये खत्म हो गया, अकाउंट पूरा का पूरा 15,000 खत्म, लाइबिलिटी खत्म आपकी, और ये एसेट्स भी आपकी खत्म हो गई, ये डेप्रिशिएट हो गया पूरा का पूरा। ये 31 दिसंबर 2003 की एंट्री हो गई। क्लियर? तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो। अब मैं आपको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और देना चाहूंगा। ये तो भाई हमने क्या है प्रोसेस समझ लिया, भाई इस तरीके से काम चलता है। मैंने आपको थ्योरी भी थोड़ी बहुत बता दी, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थी पिछले क्लास में। अब अपन जो है मुद्दे की बात करते हैं कि हो क्या रहा है आखिर में। ठीक है, कि जिसके लिए आप एक्चुअल में, मैं इसको मतलब ये यहाँ पे मेरा काम है, मतलब अब लगता है कि अब ये होना चाहिए एज ए फैकल्टी का काम। अभी तक जो था वो भी ठीक है, बट वो एक ऐसी है, वो मैकेनिकल प्रोसेस है ज्यादा। ठीक है, कि ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड में लिखा है तो ये मैंने आपको बता दिया, ऐसा स्टैंडर्ड में लिखा है, ये हमने अकाउंटिंग कर दी। अब क्यों लिखा है वो समझते हैं। देखो, जब ध्यान से देखना, अब है ना मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा चीजों का। हमने जब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया या फिर हमने जब पीवी फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू, सबसे पहले देखो हमने जब प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो हमने कहा 10,000 10,000 10,000। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरीके से किराया है, लीज रेंटल है। मैंने बोला इस लीज रेंटल के अंदर ब्याज अलग है और प्रिंसिपल अलग है। लेट्स स्प्लिट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। सोचो,
10,000, 10,000, 15,000 ये 3 सालों का लीज रेंटल है। मैंने बोला इसमें ब्याज भी इंक्लूड है और प्रिंसिपल भी है, क्योंकि बेसिकली लीज एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, ठीक है ना, फाइनेंस का ही तरीका है। अच्छा ये बताओ कि मैं बैंक से लोन लेके असेट क्यों नहीं परचेज कर रहा, मैं लीज पे क्यों ले रहा हूं, ठीक है। क्या दोनों चीजों में, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, क्या दोनों चीजों में कोई फर्क है? अगर मैं, एक तो देखो, एक होता है मैं असेट्स कैश में परचेज कर लेता, कैश में परचेज कर लेता तो मेरे पास से कैश पूरा का पूरा इकट्ठा चला जाता। जैसे मान लो मेरे को कोई घर परचेज करना है, ठीक है, या फिर मेरे को एक कार परचेज करनी है, तो कार परचेज करनी तो मैं जाके मार्केट से वो डीलर के पास गया और सारा कैश एक साथ दे आया, कैश में हो गया काम। एक होता है मैंने कार परचेज नहीं करी, मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, या डीलर से लोन लिया और फिर पेमेंट किया, ठीक है, तो मेरे को फिर हर बार किस्तें पे करनी है, ये बोरोइंग हो गई, ठीक है। मैंने लोन लेके फिर क्या किया है, फिर मैंने कार परचेज करी है। और तीसरा होता है लीज, ठीक है। लीज में भी क्या है, लीज में भी एक तरीके से आप किस्तें तो भर ही रहे हो, ठीक है, लीज में भी किस्तें तो भर रहे हो, बस आप उसको लीज रेंटल नाम दे रहे हो, ठीक है। भाई आप जब आप लोन लेके असेट्स परचेज करते हैं, मैं लोन लेके कार परचेज करता तो भी तो मेरी किस्तें जारी है, तो भी तो मेरी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा हूं मैं। और जब मैं लीज पे कोई असेट्स लेता हूं तो भी मैं एक तरीके से इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं। तो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि लीज और बोरो करके असेट्स परचेज करना में कोई फर्क नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, कि इस स्टैंडर्ड की आत्मा को देखोगे अंदर जाके तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं समझ रहा। एक तो असेट्स हो गया कैश में परचेज करना, वो अलग चीज है, वो हम कर ही नहीं रहे। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि हम असेट्स बोरो करके, मतलब लोन लेके हम लोग असेट्स परचेज करें या फिर हम असेट्स किराए पे लें, ये दोनों चीजें एक तरीके से है। दोनों में ब्याज नजर आता है इस स्टैंडर्ड को, दोनों में फाइनेंसिंग नजर आ रही है, ठीक है ना। तो इसलिए बोला इसने ये 10,000, 10,000, 15,000, ये जो आप लीज, भले ही इसको आप किराया बोल लो, इस किराया जो है ये एक बेसिकली इंस्टॉलमेंट है और इसके अंदर ब्याज भी इंक्लूड है, तो हटाओ उस ब्याज को। तो मैंने जब ये अमाउंट निकाले तो मैंने ब्याज इसमें से एक तरीके से हट गया और 31,550 प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। एक बार आप ये दोनों चीजें इग्नोर कर दो, मतलब ये कैश वाला अमाउंट इग्नोर कर दो, सॉरी, ठीक है। और एक बार मानो कि ये 31,550 ही होता, ठीक है। मैं ये कैश को इंक्लूड नहीं करना चाहता अभी, समझाने के लिए आपको। लो, एक बार मानो कि ये है, ठीक है, तो एंट्री हमने पास कर दी इस तरीके से। हमने कहा कि ये क्या है पता है, ये प्रिंसिपल है। एक तरीके से हमने प्रिंसिपल, जैसे हम लोन लेते ना, तो लोन लेते तो क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन 31,550, फिर असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 31,550। बोले ये यही है। और फिर आप इस पे हर साल क्या करो, ब्याज बुक करो, ठीक है ना। मतलब मैंने ये किस्तों के अंदर, ये जो इंस्टॉलमेंट्स है इसके अंदर ब्याज का अमाउंट और प्रिंसिपल का अमाउंट स्प्लिट किया बेसिकली, और ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मैंने प्रिंसिपल अमाउंट ही लिखा है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद। और फिर जब मैं किस्त, ये किस्तों का अमाउंट है, इसमें ब्याज इंक्लूड है, समझ में आया। ये ब्याज हमने सेपरेट किया, ठीक है। इस तरीके से काम हो रहा है। ये इंटरेस्ट पहले बुक किया हमने, फिर हमने पूरी इंस्टॉलमेंट पे करी। इंटरेस्ट बुक हो रहा है, इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, इस तरीके से काम हो रहा है। मैं आपको और भी थोड़ा डेप्थ में लेके ले जाना चाहूंगा कि भाई अपन ने ये स्टैंडर्ड क्यों बनाया है ना, या फिर ये आप कह सकते हो कि आईएसबीसी ने ये स्टैंडर्ड क्यों, बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है बनाने का। ध्यान सुनना है ना, ठीक है। हम थोड़ी अब बड़ी बात कर रहे हैं, मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। ये लाइबिलिटी है, ये असेट्स है। स्कूल के बैलेंस शीट याद करो, ठीक है ना, कोई फॉर्मेट वॉर्मेट की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। स्कूल्स में कैसे बैलेंस शीट बनाते थे, लाइबिलिटी असेट्स लिखते थे, है ना।
कैपिटल होती है और एक लायबिलिटी होती है, ठीक है, और बैलेंस शीट में असेट्स होती है, असेट साइड में तो यही होता है, ठीक है। ये बेसिकली आउटसाइड लायबिलिटी की बात होती है। जब कंपनीज या कोई भी पर्सन असेट्स कैश में परचेज करता है तो असेट्स बढ़ेगी, कैश कम होगा, असेट्स बढ़ेगी, कैश कम होगा, मतलब नो इफेक्ट इन असेट्स, ठीक है भाई। असेट्स बढ़ गई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ गया, कैश कम हो गया, तो असेट्स तो सेम रही, बात खत्म। कोई पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर मान लो असेट्स लोन पे लेता है, पहले मतलब लोन लेता है फिर असेट्स परचेज करता है, लोन लेना, लोन लिया और फिर असेट्स परचेज करी, तो लोन लेने से लोन लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आउटसाइड लायबिलिटी, बेसिकली लोन आउटसाइड लायबिलिटी होता है, और असेट्स बढ़ गई। क्या इससे ये कैपिटल क्या होती है? इक्विटी। लोन क्या है? डेट। क्या इससे डेट इक्विटी रेशो में फर्क आएगा? सोच के बताओ, आपने रेशो पढ़ रखा है, ठीक है, सबकी सब रेशो के बेसिक जानते हैं। एसीसीए में नहीं पढ़ा होगा तो 12th में तो पढ़ा ही होगा, बिल्कुल डेप्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, तो डेप्ट इक्विटी रेशो में चेंज आएगा बिल्कुल। क्या बोलोगे, डेप्ट इक्विटी रेशो खराब हो गया या फिर अच्छा हो गया? खराब हो गया। खराब क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही असेट्स परचेज करी लोन लेके, तो आपने क्या किया, लोन लिया, लायबिलिटी बढ़ गई आपकी, ठीक है, डेट बढ़ गया, और कैपिटल आपकी इक्विटी तो उतनी की उतनी है, तो डेट इक्विटी रेशो क्या है आपका? डिटोरिएट हो गया, खराब हो गया, ठीक है ना। डेप्ट बढ़ गया, बेसिकली क्या हो गया? डेट इंक्रीज हो गया। जब आप डेप्ट बढ़ जाता है तो मान लो आप मार्केट में जब लोन लेने जाओगे तो आपकी कंपनी ज्यादा रिस्की बनेगी नहीं बनेगी? ऑब्वियसली बनेगी। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है कि आपका लीवरेज बढ़ गया, ठीक है। इवन आपका कैपिटल गियरिंग रेशो भी जो है वो भी इंक्रीज हो चुका है। ये कैपिटल है, और गियरिंग मतलब क्या होता है? गियर मतलब डेट, डेट को गियर बोलते हैं। तो कैपिटल गियरिंग रेशो भी एक तरीके से आपका खराब हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आप लायबिलिटी इंक्रीज करते जा रहे हो। तो इससे क्या होता है कि आप मार्केट में जब लोन लेने जाओगे तो अब आपको लोन महंगा मिलेगा। आप जब शेयर्स इशू करोगे तो आपके शेयर्स में रिस्क रहेगा, आपकी कंपनी में अब रिस्क आ गया। डेट आने का मतलब क्या होता है? रिस्क, पेमेंट का इशू होता है ना थोड़ा सा। तो कंपनीज क्या करती थी? कंपनीज जो है, कंपनीज लीज पे असेट्स लेने लग गई, ठीक है। कंपनीज लीज पे असेट्स लेने लग गई, लीज पे असेट्स लेने लग गई। तो हमारा जो पुराना स्टैंडर्ड था इस IFRS 16 से पहले, तो उसने बोला कि कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया फाइनेंस लीज का। बोला अगर आपने किराए पे असेट्स ली है तो बेसिकली ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। अगर आपने किराए पे असेट्स ली है तो बेसिकली फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। आप जो भी किराया पे करोगे, एक साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप असेट्स दिखाओ और लीज लायबिलिटी दिखाओ। समझ में? भाई कंपनीज ने बचने का एक तरीका ढूंढने की कोशिश करी। कंपनी पहले क्या करा? कंपनी ने बोला कि चलो हम लोन लेके अगर हम असेट्स परचेज करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, असेट्स भी बढ़ जाएगी, लेकिन लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेट इक्विटी रेशो खराब हो जाएगा, गियरिंग बढ़ जाएगा। तो कंपनी ने सोचा क्यों ना असेट्स को लीज पे लिया जाए। तो जब कंपनीज ने जब लीज पे लेना असेट्स चालू किया तो स्टैंडर्ड फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट लेके आ गया। ये स्टैंडर्ड बोला कि ये तो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, ये भी एक तरीके से आपकी लायबिलिटी बढ़ाएगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी है तो वो भी डेप्ट बढ़ा रहा है, समझ रहे हो बात? तो स्टैंडर्ड अपडेट कर दिया गया। और एक ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस, ये तो पहले से ही था। ऑपरेटिंग लीज मतलब कि जो शॉर्ट टर्म लीज होती थी, आपको कंडीशंस अगर किसी को याद हो, किसी ने पहले वाले स्टैंडर्ड पढ़ रखे हो, तो पहले क्या होता था कि ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज होती थी। तो ऑपरेटिंग लीज मतलब बेसिकली शॉर्ट टर्म लीज,
तो शॉर्ट टर्म लीज जब होती थी या फिर फाइनेंस लीज की जो कंडीशंस पूरी नहीं होती थी वो शॉर्ट टर्म लीज कहलाते थे ना। और ऑपरेटिंग लीज में जो भी आप लीज रेंटल पे करते थे उसमें कोई आपको लाइबिलिटी दिखाने की जरूरत नहीं थी। असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी ये एंट्री पास नहीं होती थी ऑपरेटिंग लीज में। और जितना भी लीज रेंटल होता था वो सीधा सीधा आप जब भी पे करते थे उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट मान के P&L में दिखा देते थे। तो कंपनीज ने चालाकी करना चालू करी। कंपनी ने एग्रीमेंट को इस तरीके से मैनिपुलेट किया, ड्राफ्ट किया कि फाइनेंस लीज वो दिखे नहीं, लेकिन वो होती फाइनेंस लीज थी और कंपनी उसको दिखा जाती थी किसके अंदर, ऑपरेटिंग लीज के अंदर। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सारी की सारी लेसी की, जो असेट्स लीज पे ले रहा है। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फाइनेंस लीज पे आप असेट्स दिखाओगे, तो पहले की बात कर रहा हूं, है ना, पहले IFRS 16 से पहले जस्ट क्या होता था, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज चलता था। तो फाइनेंस लीज पे अगर आप असेट्स दिखाओगे तो भी आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, और असेट्स बुक होगी और लीज लाइबिलिटी बुक होगी। तो कंपनी का यहां पे डेट इक्विटी रेशो खराब हो जाएगा। एक तरीके से माना जा रहा है कि आप असेट्स को बोरो कर रहे हो, है ना, लोन लेके असेट्स परचेज कर रहे हो। तो कंपनी ने रास्ता निकाला कि चलो यार इस फाइनेंस लीज को ऑपरेटिंग लीज दिखा देते हैं। तो ऑपरेटिंग लीज दिखाएंगे तो हमें कोई भी लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। असेट्स भी रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन लीज लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं होगी। लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होगी और जो भी हम लोग लीज रेंटल पे करेंगे वो हर साल डायरेक्टली ऑपरेटिंग कॉस्ट में दिखा देंगे। तो कंपनीज ऑपरेटिंग लीज में दिखा देती थी फाइनेंशियल लीज वाले आइटम्स को, ठीक है ना, एग्रीमेंट्स को मैनिपुलेट करके। और इससे क्या होता था, कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाती थी, असेट्स भी कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कंपनी ने फाइनेंसिंग जो अरेंजमेंट था उसको ऑपरेटिंग लीज दिखा दिया। इसको बोलते थे ऑफ बैलेंस शीट आइटम। कि मतलब कंपनी क्या कर रही है, बेसिकली लोन ले रही है, बट वो लोन बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया भाई, लीज लाइबिलिटी नहीं दिखाया, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज तो बोलता ही नहीं लीज लाइबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है। तो लीज लाइबिलिटी नहीं दिखाया, असेट्स भी नहीं दिखाई। और मजे की बात यह कि अगर असेट्स नहीं दिखाओगे तो असेट्स टर्नओवर रेशो आपका इंप्रूव हो जाएगा। आपको एक और बात अगर आपको समझ में आती है, असेट्स टर्नओवर रेशो इंप्रूव हो जाएगा आपका अगर आप असेट्स नहीं दिखाओगे तो। कंपनी ने बोला बढ़िया है, लाइबिलिटी भी नहीं दिखाएंगे, असेट्स भी नहीं दिखाएंगे, मजा आ गया। असेट्स टर्नओवर रेशो कैसे इंप्रूव होगा, फॉर्मूला क्या है, सेल्स अपॉन असेट्स। असेट्स अगर कम दिखाओगे तो ये रेशो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। 10 लाख की सेल्स है, असेट्स 2 लाख है, तो रेशो कितना आ रहा है, 5 टाइम्स। असेट्स को बढ़ा दोगे, असेट्स को मान लो 2 लाख की जगह 4 लाख कर दोगे, तो रेशो क्या हो जाएगा, 2.5 टाइम्स, ठीक है। तो असेट्स बढ़ेगी तो रेशो कम हो गया। इट शोज अगर रेशो कम हो गया तो आप लेस एफिशिएंट हो, असेट्स अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो कंपनी ने कहा बढ़िया है यार, 2 लाख की असेट्स दिखा देते हैं, 5 टाइम्स रेशो है, मजा आ गया, और साथ में लीज लाइबिलिटी भी नहीं दिखानी पड़ रही। तो डेट इक्विटी रेशो भी बढ़िया है, गियरिंग कम दिखा रही है कंपनी, जो है ऐसा लग रहा है कि लोन कंपनी ने नहीं ले रखा, कंपनी चमक है ज्यादा, डेट फ्री कंपनी, शेयर मार्केट में धूम मची है, डेट फ्री कंपनी की, है ना। तो ऐसे करके कंपनी काम कर रही थी। मतलब समझ में आया? सबसे पहले तो भाई असेट्स सिंपल हम लोग क्या करते थे कि मतलब लोन लिया, असेट्स परचेज करते थे। फिर कंपनी ने सोचा कि चलो लीज पे लेते हैं असेट्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ने बोला ये फाइनेंस लीज है, लीज लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। कंपनीज ने बोला चलो इसका भी तोड़ निकालते हैं, फाइनेंस लीज को उठा के ऑपरेटिंग लीज में ले जाओ, इस तरीके से एग्रीमेंट चेंज कर दो। तो क्या हुआ कि ऑपरेटिंग लीज दिखाने लगे, तो फिर स्टैंडर्ड चेंज किया गया। स्टैंडर्ड बोला IFRS 16 आया। वो बोलता है कि लेसी की जब अकाउंटिंग करोगे ना,
तो भूल जाओ कि फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज नाम से कोई चीज है। बोला कोई डिफरेंस हम बात ही नहीं कर रहे। मैंने अभी तक बात करी थी आपसे फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज की, ये दूसरी क्लास है लीज की, मैंने कभी भी आपसे बात नहीं करी फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज की। ये बोलता है सीधा सीधा राइट टू यूज द असेट्स दिखाओ और टू लीज लाइबिलिटी दिखाओ। हाँ, बट ये एग्जम्पशंस देता है बिल्कुल छोटी जो लीज होती है, एक तो स्मॉल वैल्यू असेट्स की या फिर शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म इसने बता दिया 1 साल, स्मॉल वैल्यू असेट्स की वैल्यू नहीं बताई, बस बोला इन दोनों की अकाउंटिंग अलग है, मतलब इन दोनों के अंदर रिलैक्सेशन है अकाउंटिंग के अंदर। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपको एग्जम्पशन दी जा रही है, ठीक है। बाकी सब केसेस में आपको राइट टू यूज द असेट्स टू लीज लाइबिलिटी दिखानी ही पड़ेगी, बाकी आप कहीं पे बच नहीं पाओगे। समझ में आए? ये स्टैंडर्ड इसलिए लॉन्च किया गया था IFRS 16। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है सिंपल कि हम लोग एग्रीमेंट को मैनिपुलेट करके ऑपरेटिंग लीज दिखा रहे थे। ऑपरेटिंग लीज दिखाने से हम लोग लीज लाइबिलिटी नहीं दिखाते थे, ठीक है ना। लीज लाइबिलिटी नहीं दिखाते थे तो हम लोगों का जो डेट है वो बैलेंस शीट में कम आता था, ठीक है। डेट कम आने से लोन कोवेनेंट्स क्या होते हैं? शर्तें। लोन की जो शर्तें होती है वो भी ब्रीच नहीं होती। अगर हम डेट को कम दिखाएंगे, डेट लोअर है, तो जो बैंक ने हमें लोन देते समय लोन की शर्तें लगा रखी हैं कि आप और लोन नहीं ले सकते, तो वो भी ब्रीच नहीं होगी, ठीक है। शेयरहोल्डर्स की नज़र में भी कंपनी अच्छी लगेगी, डेट फ्री कंपनी, कम डेट है, बढ़िया है, डेट इक्विटी रेशो भी चमकेगा, एसेट टर्नओवर रेशो भी बढ़ेगा, वो सब चीज़ें होती थी। तो इसीलिए इसको कर्व करने के लिए इसको बोलते थे ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। इस चीज़ को कर्व करने के लिए कॉन्सेप्ट लेके आए कि भैया आपको तो ये चीज़ें दिखानी पड़ेगी, लाइबिलिटीज को दिखाना पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर पाओगे लाइबिलिटी को। तो बोला कुछ नहीं होता ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज, छोड़ दो इसको, भूल जाओ। बस 2 केस में एग्जम्पशन है, वो मैंने आपको बताया नहीं है। स्मॉल वैल्यू आइटम्स में आपको अमाउंट नहीं बताया गया कि कितना स्मॉल वैल्यू अमाउंट है, वो नहीं बताया गया। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे लैपटॉप है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इनका ट्रीटमेंट अलग है, बाकी सब जगह पे आपको रऊ असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी एंट्री पास करनी पड़ेगी। आई क्या बात समझ में? और लीज लाइबिलिटी एंट्री, अब असेट्स पे तो आप लगाओ डेप्रिसिएशन, लीज लाइबिलिटी पे बुक करो आप फाइनेंस कॉस्ट, समझे? असेट्स पे लगाओ डेप्रिसिएशन, लीज लाइबिलिटी पे बुक करो फाइनेंस कॉस्ट। और पहले क्या कर रहे थे आप? पहले उसको ऑपरेटिंग लीज दिखा के जो भी रेंटल होता था उसको P&L में दिखा देते थे डायरेक्टली, और उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता था। अब क्या हो रहा है? अब कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस बचा ही नहीं आपका, बस डेप्रिसिएशन आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल सकते हो अपना, डेप्रिसिएशन आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और लीज लाइबिलिटी पे जो आपका इंटरेस्ट है वो फाइनेंस कॉस्ट है। लीज लाइबिलिटी कोई एक्सपेंस नहीं है, लीज लाइबिलिटी लोन है, ये प्रिंसिपल अमाउंट मैंने बताया ना, ये बेसिकली आप प्रिंसिपल दिखा रहे हो एक तरीके से। तो प्रिंसिपल कोई P&L में थोड़े जाता है, समझे बात को? फाइनेंस कॉस्ट केवल P&L में जा रही है, ये इंटरेस्ट है। तो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं SBR के अंदर कि बताओ क्यों चेंज किया गया, हम क्यों पहले जो है IFRS 16 को लेके आए, क्या रीजन है? तो हम बताएंगे सबसे पहले तो कि IFRS 16 जो है लैसी के लिए बोलता है कि कोई डिफरेंस नहीं है ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज, हम बात ही नहीं करेंगे। हम केवल 2 केसेस में एग्जम्पशंस देंगे, वो अलग चीज है, वो बिल्कुल माइनर इशू है, छोटा सा, उसको अपन अलग डिस्कस करेंगे। बाकी सब केसेस में आपको ऐसे करना है। पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज को अलग करते थे, लोग बाग ऑपरेटिंग लीज पे ज़्यादा फोकस करते थे, इससे ऑफ द बैलेंस शीट आइटम दिखा देते थे। ऑपरेटिंग लीज के अंदर फिर हम लोग P&L में जो रेंट डाल देते थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ जाते थे आपके, इंक्रीज हो जाते थे, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ने से EBIT कम आती है, अगर सोच पाओ तो
है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ने से ईबीआईटी कम आएगी। बट अब की बार अगर हम बात करें, इस बार जब ये नया स्टैंडर्ड जो IFRS 16 आया, ठीक है, क्योंकि अब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में केवल डेप्रिसिएशन जाएगा, है ना, केवल डेप्रिसिएशन गया, तो अब आपकी ईबीआईटी ज्यादा आएगी। समझ में? तो क्या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है? हाँ, पूछ लेता है, रेशो से लिंक करके पूछ सकता है। तो इतना आप एक बार पढ़ो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि लीस्ट के अंदर जो चेंजेस होते हैं, रीमेजरमेंट करना, वो कैसे करते हैं। चलिए।